नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। ये वीडियो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से संबंधित है। इस वीडियो में हम कक्षा 3 के भाषा हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो सप्ताह 1 दिवस 2 के लिए है। सप्ताह 1 और दिवस 1 की जो वीडियो है वो पहले से ही हमारे चैनल पे अपलोड है। आप उसे देखें और उसकी गतिविधियों का अपनी कक्ष में पूरी तरह से पालन करें। इस वीडियो में सप्ताह 1 दिवस 2 के तीनों कलांशों की गतिविधियों का पूरी तरह से वर्णित है। जो स्थानीय कविताएं जहां पर प्रयोग होने वाली हैं वो स्थानीय कविताएं भी इसमें एक उदाहरण के तौर पर दी गई हैं। सभी क्रियाओं में किस प्रकार से गतिविधि को आपको कक्ष में करना है उसको भी पूरे विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो हम शुरू करते हैं कलांश 1 से। कलांश 1 में हमारा जो लर्निंग आउटकम है, मेन लर्निंग आउटकम है वो है अपनी भाषा में अनुभव साझा करना। यानी हमें बच्चों को सिखाना है कि वो अपनी भाषा में किसी भी एक चीज पर अपने अनुभव साझा कर सके। इसमें हमारी जो गतिविधि होने वाली है वो है अपने परिवार के बारे में चर्चा। क्योंकि ये मौखिक भाषा से संबंधित है इसलिए इसमें परिवार के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए तैयारी और सामग्री की जो आपको आवश्यकता पड़ेगी वो है स्थानीय कविता। यानी आप कोई एक स्थानीय कविता पहले से तैयार कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे एक स्थानीय कविता या कविता का चयन किया है, वो है कागज की नाव। कागज की मैं नाव बनाऊं लेकिन उसमें बैठ ना पाऊं, चीटा चीटी उसमें बिठाकर पानी की मैं सैर कराऊं। इस तरह से कोई भी एक छोटी सी कविता आप तैयार कर सकते हैं ताकि आप जब कक्ष में जाए तो इस टाइपिंग की जो गतिविधि है वो आप करें। उसके बाद आपको तैयारी करनी है चर्चा में उपयोग में लिए जाने वाले बंद एवं खुले छोर के प्रश्नों का चयन करना। जब आप परिवार के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें जो भी बंद और खुले छोर के प्रश्न है उनका आप चयन पहले से कर लें। शिक्षक के लिए मुख्य बिंदु, अनुभव पर चर्चा के अपने उदाहरण को सरल रखें। जब भी आप अपने अनुभव चर्चा के दौरान बताएं तो जो भी उदाहरण आप दें वो आपके सरल होने चाहिए ताकि वो बच्चों को समझ में आ सके कि आप किस तरीके से किस चीज में बात कर रहे हैं। दूसरा है बच्चों की बातों को ध्यान से सुने। बच्चों की बातों को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो उसे बोलने के लिए प्रेरित करें। और बच्चा को अगर अपने अनुभव बता नहीं पा रहा है तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा बोलने के लिए प्रेरित करें कि वो अपने अनुभव बता पाए। तो अब देखते हैं विस्तार पूर्वक अनुभव पर चर्चा। हमारा जो अनुभव है वो हम परिवार के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ गाएं। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। जैसे मैंने अभी कविता कागज की नाव यहाँ पर बताई है तो वो आप बच्चों के साथ जरूर गाएं, ठीक है। और इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। सभी बच्चों को एक गोल घेरे में बिठा लें ताकि वे एक दूसरे को आसानी से देख सके। अब आप सभी बच्चों को एक गोल घेरे में बिठाएं और ताकि वे सभी एक दूसरे को आसानी से देख सके। अब आप सभी बच्चों को बताएं कि आज हम अपने परिवार के बारे में बातचीत करेंगे। इस कथन को आप थोड़ा अच्छे स्वर में बोलें ताकि बच्चों को समझ में आए कि हम किसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों को बताएं कि आज हम परिवार के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों से उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुनने से पहले आप उदाहरण के लिए अपने अनुभव बताएं। जैसे आपके घर में कौन कौन है, आप बताएं बच्चों को कि आपके घर में कौन कौन है। सदस्यों के नाम बताएं कि मेरे घर में भाई बहन मम्मी पापा ये सब हैं और वे क्या कार्य करते हैं। आप उनके बारे में बताएं थोड़ा सा कि वे क्या क्या कार्य करते हैं। उनकी उम्र कितनी है, उनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, घर के सदस्यों की पसंद और नापसंद क्या है। आप ये भी बता सकते हैं, अपने बारे में बता रहे हैं क्योंकि कि घर के सदस्यों को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। और आप फिर बताएं कि आपको अपने परिवार में कौन सा सदस्य सबसे अच्छा लगता है या लगती है और क्यों। आप ये भी बताएं कि आपको परिवार में कौन सबसे अच्छा सदस्य लगता है और क्यों। अब आपने उदाहरण दे दिए हैं तो आप उदाहरण द्वारा अपने परिवार से संबंधित अनुभव बताएं। फिर बच्चों को एक एक करके अनुभव पर चर्चा के लिए कहें और अन्य बच्चों को ध्यान से सुनने के लिए। फिर आप एक एक बच्चे को खड़ा करें और अब आप उनसे भी इन्हीं प्रश्नों पर उत्तर देने के लिए कहें। वो है आपके घर में कौन कौन है, कौन आपको सबसे अच्छा लगता है, उनकी उम्र कितनी है, आपके घर में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। और आप ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपके गृह कार्य में कौन आपकी सहायता करता है, क्या वो आपको सबसे ज्यादा पसंद है या आप उन्हें पसंद नहीं करते। तो इस तरह से आप एक एक बच्चे को इस पर चर्चा करने के लिए अवश्य करें और बाकी बच्चों को वो ध्यान से सुनने के लिए करें। अनुभव सुनाने के दौरान यदि कोई बच्चे अपनी तरफ से कोई नए बिंदु को जोड़ते हैं तो उनका प्रोत्साहन करें, उनके लिए क्लैपिंग करा सकते हैं। अगर कोई बच्चा बीच में कोई नया बिंदु जोड़ता है इसमें तो आप उनके लिए उनका प्रोत्साहन करें, उनके लिए क्लैपिंग कराएं, उनको शाबाशी दें। सभी बच्चों को कम से कम 2 से 3 वाक्य बोलने के लिए प्रेरित करें। और आप ये
जरूर करें कि सभी बच्चे कम से कम 2 या 3 वाक्य तो जरूर बोलें। जैसे आपके घर में कौन कौन है वो उनके नाम बता पाए कि हमारे घर में ये हैं, और घर के सदस्यों की पसंद नापसंद क्या है, आपको घर में कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है, कौन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, और आपके कोई किसी कार्य में क्या सहायता करता है। इस तरह से हमारी परिवार पर जो चर्चा है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा लेखन कार्य है कि सभी बच्चों से आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का चित्र बनाने के लिए कहें। यहाँ चित्र बनाने का उद्देश्य आड़ी टेढ़ी रेखाओं को खींचकर बनाना और अपने मन की बात को अभिव्यक्त कर पाना है। देखिए, छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे इतना अच्छा चित्र नहीं बना पाते, तो चित्र बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप एक परफेक्ट चित्र बनाएं। यहाँ पर केवल इतना है कि बच्चे आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचकर ये बता पाए कि वो इस तरह का चित्र बना सकते हैं। जैसे एक बच्चे द्वारा बनाए गए बहुत सरल से चित्र है। बच्चों से उनके द्वारा बनाए गए चित्र को अपने साथी को दिखाने और उस पर थोड़ी बात करने के लिए कहें, और फिर आप वो चित्र कहें कि बच्चों को अपने साथी को दिखाएं और उस पर बात करें, यानी इसके बारे में वो बताएं अपने साथी को। इस दौरान घूम घूम कर उनकी आपस की बातचीत को सुने। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों से सभी के साथ अपने चित्र पर बातचीत करने के लिए कहें। फिर आप उनमें से 3-4 बच्चों को बुलाएं और अपने चित्र के बारे में बताने के लिए कहें। बच्चों के द्वारा जैसा भी चित्र बनाया गया हो उसकी प्रशंसा करें। जैसे कि ये चित्र है, ये बहुत सरल चित्र है, कोई ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, तो आप जैसा भी बच्चे ने चित्र बनाया है उसकी प्रशंसा करें। कक्षा की दीवार में बच्चों के कार्य को लटकाया चिपका दें। आप जैसा भी सरल मानते हैं लटकाएं, या फिर जो चार्ट है उसको आप कक्षा में जरूर चिपकाएं। यहाँ पर बच्चे का नाम जरूर लिखवा लें कि किस बच्चे ने चित्र बनाया है, या आप स्वयं लिख दें। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा। देखिए, जब कोई गतिविधि होती है तो हमें स्वयं भी एक समीक्षा करनी चाहिए अपने कार्य की। इससे एक फायदा ये होता है कि हमें आगे के लिए फीडबैक मिलता है कि हमें किस तरह से अपनी गतिविधि को पूरी तरह से संपन्न करना है और किन बच्चों पे हमें और अधिक मेहनत करनी है। तो शिक्षण प्रक्रिया एक समीक्षा में हमारे सामने 2 ही प्रश्न आते हैं। सबसे पहला, क्या सभी बच्चों ने इस गतिविधि में समान रूप से प्रतिभाग लिया, हाँ या ना। यदि आपका हाँ है तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी आपके बच्चे बहुत अच्छे से हर गतिविधि में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यदि कुछ बच्चे सक्रिय रूप से इस गतिविधि में प्रतिभाग नहीं कर पाए हों तो आप उनकी पहचान करें। देखिए, एक फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें सुधार के लिए एक मौका मिलता है। यदि कुछ बच्चे सक्रिय रूप से गतिविधि में भाग नहीं ले पाए, मान लो कुछ चित्र नहीं बना पाए या अनुभव नहीं बता पाए, या कोई ऐसा है जिसने अनुभव बता दिए हैं लेकिन चित्र नहीं बना पाया, तो इसमें कोई नकारात्मक वाली बात नहीं है। उन्हें आगे की चर्चा और कार्य में उन्हें और अधिक मौके देने का प्रयास करें। आप उन्हें आगे की जो चर्चाएं होंगी, जो कार्य होंगे, उनमें अधिक मौके दें। उन बच्चों को आप सिलेक्ट करें, उनके नाम अपने पास नोट कर लें और उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दें। तो यहाँ पर हमारी क्लास 1 की जो गतिविधि है वो संपन्न हो जाती है, जिसमें हमने परिवार के बारे में चर्चा की है, लेखन कार्य में परिवार का चित्र बनाया है। अब हम चलते हैं आगे। ये है क्लास 2। क्लास 2 की अवधि भी 40 मिनट है और ये हमारा डिकोडिंग से शुरू होता है। डिकोडिंग है अक्षर को तोड़कर नए शब्द बनाना और आवाज के बारे में, ध्वनियों के बारे में उनकी पहचान करना। यानी कुल मिला के हमारा यहाँ पे वर्ण से संबंधित जो भी है, वर्ण अक्षर जो भी है, शब्दों से संबंधित जो ज्ञान है वो देने वाले हैं। यहाँ पे लर्निंग आउटकम यही है, अलग अलग ध्वनियों की पहचान। यहाँ पे बच्चों को अलग अलग ध्वनि की पहचान कराने का हमारा मेन लर्निंग आउटकम है। यानी कि 2 अगर समान ध्वनि है तो बच्चे पहचान कर बता सकते हैं ये इससे अलग है। हमारी जो गतिविधि होने वाली है उसमें हम गतिविधि करेंगे पक्षी की आवाज को पहचानना, कि बच्चे पक्षियों की जो आवाज है वो पहचान सके। इसके लिए तैयारी और सामग्री है, पहले एक कागज की गेंद ले, क्योंकि हमें ये गतिविधि एक खेल से शुरू करने वाले हैं, और उसके साथ ही आपको यहाँ पे कार्य पुस्तिका की जरूरत होगी, क्योंकि उसमें हमें थोड़ा सा लिखित कार्य कराना है। परिवेश में परिचित पक्षियों के नामों का चयन आप पहले से कर लें, जो उनके परिवेश में हो, जिन्हें बच्चे जानते हो और जिनसे बच्चे परिचित हो, यानी उनके नाम और उनकी आवाज को बच्चे जानते हो, उनका चयन आप पहले से करके रखें। इसकी एक लिस्ट बना के अपने पास तैयार कर लीजिए। शिक्षक के लिए मुख्य बिंदु, बच्चों को कार्य पुस्तिका में कार्य करने के निर्देश उदाहरण सहित दें। बच्चों की कार्य पुस्तिका में जब बच्चे कार्य करेंगे तो आप उसके निर्देश को उदाहरण सहित दें। उदाहरण सरल होना चाहिए और बच्चों को समझ में आना चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर कार्य करने के मौके दें और उन्हें प्रोत्साहित करें। बच्चे अगर आपस में मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं तो आप उन्हें कार्य करने दें और उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें कि वो अच्छा कार्य करें। कमजोर बच्चों को और थोड़े से जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उन बच्चों को आपस में बिठाकर भी आप दूसरे बच्चे की मदद करने के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो इस तरह से इन मुख्य बातों का आप जरूर ध्यान रखें। तो फिर हम शुरू करते हैं अपनी ये गतिविधि संबंधित है ध्वनि जागरूकता से।
क्लांश की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें और इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। जैसे पहले कलांश में किया था, हमने कोई एक छोटी सी कविता ली थी, कागज की नाव। इसी तरह से आप इसमें भी कोई भी एक कविता ले सकते हैं, कागज की नाव ले सकते हैं, कोई और नई कविता जो बच्चों को सरल तरीके से याद हो जाए। छोटी सी कविता आप ले सकते हैं और उसमें बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें, 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें। फिर आप बच्चों से कहें कि वो एक गोल घेरे में बैठ जाएं और आराम से सहज कर लें। बच्चों को बताओ कि आप उनमें से किसी एक बच्चे को एक गेंद देंगे और ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी तब तक गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। तो आप बताएं कि सभी बच्चे गोल घेरे में बैठ गए हैं, आप किसी एक बच्चे को एक गेंद देंगे और ताली बजाएंगे। जब तक आप ताली बजाते रहेंगे, बच्चे वो गेंद अगले वाले बच्चे को देते रहेंगे और गेंद ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। जब ताली बजाना बंद करेंगे तो उस वक्त गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी, आप उसे किसी पक्षी का नाम बोलेंगे और उन्हें उस पक्षी की आवाज निकालनी होगी और बाकी सभी बच्चे भी वह आवाज निकालेंगे। तो जब ताली रुकेगी तो गेंद जिस भी बच्चे के हाथ में होगी, आप उसे एक पक्षी का नाम बताएंगे और उस बच्चे को उस पक्षी की आवाज निकालनी है। ध्यान दें कि आप जिन पक्षियों के नामों का चयन करें, ये अध्यापक के लिए आवश्यक बात है कि आप जिन पक्षियों के नामों का चयन करें वे परिवेशीय हो या ऐसे हो जिनके बारे में बच्चे जानते हो। शुरुआत में आप भी एक दो पक्षियों की आवाज निकाल कर बताएं। जैसे यहाँ पे परिवेशीय पक्षियों के चित्र दिए गए हैं, नाम भी दिए गए हैं। ये ज्यादातर ऐसे पक्षी हैं जिनके बारे में बच्चे जनरली जानते हैं, जैसे पीकॉक मोर, पैरट तोता, हैन मुर्गी, कॉक मुर्गा, पिजन कबूतर, मैना, क्रो कौवा, स्पैरो चिड़िया, कुक्कू कोयल, एंड नाइटिंगेल बुलबुल, स्वान हंस और डक बत्तख। ये जनरली परिवेशीय है और बच्चे इनसे परिचित भी होते हैं। अगर इनसे परिचित नहीं है तो आप इनमें से जो भी बच्चे जिस भी पक्षी के बारे में जानते हैं, आप उनके नाम यहाँ पे लख सकते हैं। जब गतिविधि शुरू करें तो जब आप पक्षी का नाम लेते हैं और बच्चे आवाज नहीं निकाल पाते तो आप स्टार्ट करने के लिए एक दो पक्षियों की आवाज निकाल कर बताएं, तो फिर वो बच्चे जरूर इस कार्य को कर पाएंगे। इस प्रकार इस प्रक्रिया को करते रहें जब तक कि सभी बच्चों को मौके ना मिल जाए। फिर आप इस प्रक्रिया को तब तक करते रहें जब तक कि सभी बच्चों को ये मौके ना मिल जाए। अंत में सभी बच्चों से सामान्य बातचीत भी करें। आप सामान्य बातचीत कर सकते हैं पक्षियों के बारे में। बच्चों ने उन पक्षियों को कहाँ देखा है, इस तरह के प्रश्न करें कि बच्चे ने ये पक्षी कहाँ देखा है, ये क्या खाता है और ये किस रंग के होते हैं। आप इस तरह से पक्षियों के बारे में सामान्य बातचीत भी करें। अब हमारी इस गतिविधि के बाद, जिसमें हमने बच्चों से पक्षियों की आवाज और ध्वनि पहचान कराई, उसके बाद हमारा आता है लेखन कार्य। सभी बच्चों से कार्य पुस्तिका के पार्ट 2 पर कार्य करने को कहें। बच्चों को कार्य पुस्तिका पर कार्य करने से संबंधित निर्देश दें। हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा बार भी निर्देश देने पड़े। जब बच्चे कार्य पुस्तिका पर कार्य कर रहे हो तो कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्य का अवलोकन करें और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करें। जब बच्चे कार्य पुस्तिका पर कार्य कर रहे हो तो उन्हें निर्देश दें और यदि आप कक्षा में घूम घूम कर उनका अवलोकन करेंगे और यदि उन्हें कहीं सहायता की आवश्यकता है तो आप उनकी सहायता अवश्य करें। उसके पश्चात बच्चों से के द्वारा किए गए कार्य को दिखाने के कहें और उनकी प्रशंसा करें। देखिए, ये पार्ट 2 का कार्य है। जब बच्चे कार्य कर लेंगे तो आप उनसे कहें कि कार्य दिखाओ और उनकी प्रशंसा करो। चलिए कार्य देखते हैं कि इसमें क्या कार्य हो सकता है। सप्ताह 1 दिवस 2 पार्ट 2 क्लास 2 में ये कार्य हमें कराना है। सबसे पहला एक जैसी आकृति को मिलाएं। आप इसका एक उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे ये त्रिभुज आकृति को त्रिभुज से मिलाया, उसी तरह से आकृति मिलाएं। इसमें रंग से भी मिला सकते हैं और आकृति की जो शेप है उससे भी मिला सकते हैं। जैसे गोला जो है हरे रंग का है, वो इसी से मिलेगा, वृत्त से, और जो हमारा वर्ग है वो वर्ग को वर्ग से मिलाएं। इन चित्रों में जो देखा है उन पर सही का निशान लगाएं। अब बच्चों से पूछें, स्वयं पूछें। सभी बच्चों के आंसर इसमें अलग अलग हो सकते हैं कि इनमें से बच्चों ने क्या देखा है, क्या सच में देखा है, उन पर सही का निशान लगाएं। तो बच्चे कहते हैं कि हमने रेल देखी है तो रेल पर सही का निशान आ जाएगा। कहते हैं बस देखी है तो बस पर सही का निशान आ जाएगा। स्कूटर देखा है तो स्कूटर, यदि किसी बच्चे ने शेर देखा है तो वो भी सही का निशान आ जाएगा। तो ये आंसर सभी बच्चों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो आप इसमें सभी बच्चों से कहें कि जो आपने देखा है उसी पर सही का निशान लगाएं। अगला है मौखिक से संबंधित कि चित्र में क्या हो रहा है, अपने साथी को बताएं। आप इस पर चर्चा कर सकते हैं क्लास में ये चित्र दिखाकर कि इस चित्र में क्या हो रहा है, इस चित्र में जो चीजें हैं उनके क्या नाम है। जैसे इस चित्र में एक हमें बत्तख दिखाई दे रही है, घर दिखाई दे रहे हैं, एक लड़का दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे घास दिखाई दे रही है, तालाब दिखाई दे रहा है। और इस चित्र में हो क्या रहा है कि बच्चा जो है किसको देख रहा है, बच्चा एक बत्तख को देख रहा है।
और चित्र में झोपड़ियां है कि वो अपने घर से आया है, तालाब के किनारे खड़ा है, तालाब में उसकी परछाई है। इस तरह से चित्र पर जो भी चर्चा हो सकती है आप उस चित्र पर चर्चा कराएं। आप इस गतिविधि को जोड़ों में भी करवा सकते हैं कि दो बच्चों को बुला ले, एक बताता रहे और उसके बाद दूसरा बताए। ये कार्य करने के पश्चात आप बच्चों को रिमार्क्स जरूर दें, यहाँ पर दिनांक डालें और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करें। इस तरह से दिवस 2 की जो पार्ट 2 है उसका कार्यपुस्तिका कार्य पूरा हो जाता है। उसके बाद बच्चों से कहें कि वो कार्यपुस्तिका ट्रैकर भी स्वयं भरें, जो कार्यपुस्तिका के आगे वाले पृष्ठों पर ही दिया गया है। क्योंकि दिवस 1 का कार्य हो चुका था तो अब दिवस 2 के कार्य पे भी आप सही का निशान लगवा दें। अब शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा। प्रत्येक क्लास के बाद हमें अपनी शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा स्वयं करनी है। क्या सभी बच्चों ने कार्यपुस्तिका कार्य पूरी तरह से किया है, हाँ या नहीं? यदि नहीं किया तो जिन बच्चों को कार्य करने में परेशानी हो रही है उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत करें और प्रोत्साहन दें और उनकी यथासंभव सहायता करें। अब हम चलते हैं क्लास 3 पर। क्लास 3 पर आज का हमारा लर्निंग आउटकम है आदर्श वाचन एवं लोगोग्राफिक पठन। देखिए, आदर्श वाचन होता है कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि बच्चे हमारे छोटे हैं तो आदर्श वाचन से संबंध हमारा यहाँ पर इतना है कि बच्चों को ये समझ में आए कि हम जब किसी किताब को पढ़ते हैं तो हम बाएं से दाएं पढ़ते हैं तथा आगे पढ़ने के लिए पृष्ठ को पलटते हैं। ये हमारा यहाँ पे आदर्श वाचन से फिलहाल संबंध है। और दूसरा है लोगोग्राफिक पठन। लोगोग्राफिक पठन का मतलब होता है कि बच्चा कोई चित्र देख के उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको बता सके। यानी जैसे हम किसी चीज का लोगो देखते हैं और उसके बारे में हम जान जाते हैं लोगो देख के कि ये इस चित्र को डिनोट कर रहा है, तो बच्चों से भी यही है कि बच्चे चित्र देखकर उसके बारे में अपनी समझ बना सकें, उसके बारे में अपने शब्दों में बता सके। ये पठन से संबंधित हमारा क्लास है और इसकी अवधि भी है 40 मिनट। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, गतिविधि है कि बिग बुक से पठन। बिग बुक हमारी है शेर की गुफा और हमें इसके साथ साथ एक चार्ट और एक मार्कर की भी आज आवश्यकता पड़ेगी। शिक्षक के लिए मुख्य बिंदु है कि बच्चों को अपनी भाषा में अपनी बात कहने के भरपूर मौके। जब भी बच्चे से आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे आपको रिप्लाई देंगे। रिप्लाई देने के लिए आप ये आवश्यक है कि बच्चों को अपनी बात कहने दें, उन्हें उनकी बात कहने के भरपूर मौके दें। साझा पठन के लिए सभी बच्चों को प्रोत्साहित करें कि बच्चे साझा पठन करें, यानी आपस में मिलजुल कर वो पढ़े और सवालों का जवाब दें। तो बुक से पठन से संबंधित हम जो गतिविधि है वो शुरू करते हैं। क्लास की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें और इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। आप जब भी क्लास की शुरुआत करें तो कोई भी एक कविता से करें, कोई भी छोटी सी कविता, और उसके बाद बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें और 5 से 7 मिनट का समय आप इसमें ले सकते हैं। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें। फिर आप सभी बच्चों को बुलाएं, गोल घेरे में बिठाएं, उन्हें सहज कर लें। फिर पिछले दिन हुई चर्चा को दोहराने के लिए कुछ प्रश्नों को पूछे, जैसे कल हमने कौन सी कहानी पढ़ी थी, कि कल हमने कौन सी कहानी पढ़ी थी, कहानी में क्या हुआ था और कहानी का क्या नाम था आदि। आप इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों से ही लें। अगर एक बच्चा नहीं दे पा रहा तो आप कोशिश करें कि दूसरे बच्चे किसी न किसी बच्चे से पूछें। अगर बच्चे प्रश्न नहीं दे पा रहे तब आप ये प्रश्न जो मुख्य पृष्ठ है बिग बुक का वो रिप्रेजेंट करें कि आपको अब कुछ याद आया, तब बच्चे एकदम बताएंगे कि हाँ इसमें हमने ये कहानी पढ़ी थी। बच्चे इसके बारे में कुछ भी बता सकते हैं कि सियाल वाली कहानी पढ़ी थी, बंदर वाली कहानी पढ़ी थी या कोई और कहानी पढ़ी थी। तब आप इसे बताएं कि हमने पढ़ी थी इस कहानी का, इसका बिग बुक का नाम है शेर की गुफा। तो ये एक आदर्श तरीके से पठन होता है कि हम बच्चों को एग्जैक्टली वो बताएं कि वो है क्या। बच्चे गलत आंसर देते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें डांटे या नकारात्मक तरीके से देखें। आप उन्हें सही बताएं कि सही ये है शेर की गुफा, और बच्चों से बुलवाएं। फिर अब बताइए कहानी का क्या नाम था, शेर की गुफा। फिर आप कहानी को कम से कम 2 बार आदर्श रूप से पूरे हाव भाव, उतार चढ़ाव एवं प्रवाह के साथ पढ़ें। पढ़ते समय प्रत्येक पृष्ठ के शब्दों पर बाईं से दाईं ओर उंगली रखें। देखिए, जब आप ये चित्र दिखाएंगे और आप फिर कहानी पढ़ना शुरू करें कि सियार और सियारिन अपने बच्चों के साथ घूमने निकले, उन्हें एक गुफा दिखाई दी। तो आप ये दिखाएं, देखो इन्हें एक गुफा दिखाई दे रही है, ये इसकी ओर इशारा कर रहा है, इस तरह से। फिर जब हम कहानी में आगे चलते हैं तो वे दोनों अपने बच्चों के साथ गुफा में रहने लगे। अब देखिए क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि ये दोनों अपने बच्चों के साथ गुफा में रहने लगे।
एक दिन उन्होंने एक शेर को गुफा की तरफ आते देखा। सियारिन ने उससे बचने का उपाय सोचा। देखो अब यहाँ क्या हो रहा है कि इन्होंने देख लिया कि शेर इनकी तरफ आ रहा है। तो इस तरह से आप चित्रों के माध्यम से बच्चों से प्रश्न अवश्य करें कि चित्र में जो हो रहा है वो कहानी से संबंधित है। आप ये कहें कि देखो शेर जो है अब गुफा की तरफ जा रहा है और इन्होंने इन्हें पहले ही देख लिया, तो अब ये इससे बचने का उपाय बना रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अब बच्चों से पूछ सकते हैं कि इन्होंने क्या उपाय बनाया होगा, ताकि बच्चे पॉजिटिव तरीके से कहानी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए। फिर देखिए अब क्या होता है, वह जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगी जिससे शेर डर गया। तो सियारिन ने क्या करा, सियारिन जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगी, शेर डर गया। आप इस गतिविधि में बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि उसने कैसी आवाजें निकाली होगी, डरावनी आवाज कैसी होती है। इस तरह के प्रश्न आप करें तो बच्चों को बहुत ही मजेदार और रोचक तरीके से आप कक्ष में इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर शेर को डरा हुआ देखकर एक बंदर बोला, डरो मत, वहां सियार और सियारिन है। तो एक बंदर वहां पे आ गया, अब शेर को डरा हुआ देखकर बोलता है, अरे डरो मत, वहां तो सियार और सियारिन है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें गुफा में लेकर चलता हूँ। फिर बंदर ने क्या करा, शेर की पूंछ पकड़ ली और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें गुफा में लेकर चलता हूँ। तो उन्हें आता देखकर सियार बच्चों से बोला, रो मत, बंदर शिकार लेकर आता ही होगा। तो सियार बच्चों से क्या बोलता है कि रो मत, उसे देखकर डरो मत, बंदर जो है मैंने भेजा था और शिकार लेकर आता ही होगा। यह सुनते ही शेर डरकर भाग गया। देखो बच्चों यहाँ पे शेर डरकर कैसे भाग रहा है। तो इस तरह से बच्चों को आप ये चित्र के संबंधित जो कहानी है वो आप जरूर पढ़ें और बच्चों को इन्वॉल्व करें कि कहानी में जो हो रहा है वो चित्र से पूरी तरह से संबंधित है। कहानी पढ़ने के दौरान आए कठिन या अपरिचित शब्दों का अर्थ बच्चों के परिवेश एवं संदर्भ से जोड़कर बताएं। इन शब्दों का उदाहरण सरल वाक्यों में दें और बच्चों से भी इन वाक्यों से बनाने को कहें। जैसे डरकर भागना, आप बच्चों से पूछते हैं कि डरकर भागने पर और कुछ बताओ। जैसे शेर डरकर भाग गया, तो बच्चे बता सकते हैं कि बंदर भी डरकर भाग गया। तो इस तरह से आप उनको प्रेरित करें कि बच्चे जरूर बोलें। फिर आप कहानी को दोबारा पढ़ें। इस बार बच्चों से आपके साथ साथ कहानी पढ़ने को आए। अब जब आप दोबारा कहानी को पढ़ें तो आप बच्चों से भी कहें कि मेरे साथ कहानी पढ़िए। पढ़ने के दौरान आप उन जगहों पर रुके जहां बच्चे कहानी या चित्रों के आधार पर खुद से कुछ नए शब्द जोड़ सके और इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएं। जैसे अगर हम पीछे चलें तो हम यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि शेर को डरा हुआ देखकर बंदर बोला, डरो मत, वहां सियार और सियारिन है। अब बच्चों से कहें कि अब आगे क्या होगा, या बच्चों से कुछ कहें कि इसमें और हम क्या कह सकते हैं। तो बच्चे कह सकते हैं कि बंदर जो है शेर को ऐसे कह रहा है कि डरो मत, वहां सियार और सियारिन है और मैं आपको गुफा में लेकर चलता हूँ, और फिर मुझे भी आप अपने साथ रखना है। कुछ भी इस तरह की जो कहानी बच्चे बना सकते हैं, यहाँ से उनसे कहें कि वो कुछ ना कुछ तो आपको जरूर बताएं। फिर जब कहानी समाप्त हो जाती है, आप कहानी पर आधारित खुले छोर के प्रश्न बच्चों से पूछें। जैसे क्या आपको किसी जानवर से डर लगता है, किससे और क्यों। आप बच्चों से पूछें कि आपको किसी जानवर से डर लगता है और किससे लगता है और क्यों, और यदि आप शेर की जगह होते तो क्या करते। आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर आप शेर की जगह होते तो क्या करते। तो जरूर इस पर बच्चों से बहुत ही दिलचस्प जवाब आपको मिलेंगे। अंत में आप कहानी के कुछ मुख्य शब्दों जैसे शेर, सियार, सियारिन, गुफा और बंदर आदि को चार्ट पेपर पर लिखें और इन्हें 3 से 4 बार पढ़ें और बच्चों से इन शब्दों के पठन का अभ्यास करवाएं। फिर आप ये कुछ शब्द हैं जो कहानी के मुख्य शब्द हैं, आप इन्हें एक बोर्ड पर लिखें, चार्ट पेपर पर लिखें और बच्चों से इन्हें पढ़ने का अभ्यास कराएं। शेर, सियार, सियारिन, गुफा, बंदर। फिर बच्चों से भी इन्हें पढ़ने का निरंतर अभ्यास करवाएं। आप चार्ट पेपर पर इन शब्दों को बड़े आकार में लिख दें और कक्षा की दीवार पर लटका या चिपका दें, जहां से सारे बच्चे इन्हें देख सके। फिर ये जो आप चार्ट बनाएंगे इसको कहीं भी कक्षा में ऊंची जगह पर दीवार पर चिपका या लटका दें। इसके साथ ही हमारी जो बिग बुक की गतिविधि है वो समाप्त हो जाती है। आगे चलते हैं शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा। क्या सभी बच्चे आपके साथ पढ़ पा रहे थे? क्या सभी बच्चे आपके साथ पढ़ पा रहे थे? दूसरी बार में जब आप कहानी को पढ़ रहे थे बच्चों के साथ, क्या सभी बच्चों ने कहानी पढ़ी थी आपके साथ? क्या सभी बच्चे उसे बोल रहे थे? आपको ये देखना है। यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं तो आप उन बच्चों की पहचान करें जो आपके साथ अभी नहीं बोल पाते।
और अगले दिन जब बिग बुक पर कार्य करें तब उन्हें थोड़ा और अधिक ध्यान दें। यदि वो इसलिए नहीं पढ़ पा रहे कि आपकी स्पीड थोड़ी तेज है, तो अगली बार जब आप बिग बुक पर कार्य करें तो अपना जो वाचन है वो थोड़ा धीमा रखें, बच्चों को बोलने का अवसर ज़्यादा दें। एक लाइन बोलने के बाद आप उन बच्चों से अलग बुलवाएं। तो इस तरह से आपका एक बहुत ही अच्छे से बिग बुक का पठन हो जाएगा। तो जब हम ये तीनों क्लास की गतिविधि कर लेते हैं, कार्यपुस्तिका कार्य कर लेते हैं और बिग बुक से पठन भी संपन्न हो जाता है, उसके बाद हम साथ के साथ अपना वार्षिक ट्रैकर भरते चलते हैं। पहले दिन का वार्षिक ट्रैकर आपका हो ही गया है क्योंकि वो गतिविधि हम करा चुके हैं। अब चलते हैं वार्षिक ट्रैकर दिवस 2 पर भी आप सही का निशान लगाएं। ये कार्य करें क्योंकि जब भी कोई समीक्षा के लिए आपके विद्यालय में अधिकारी आते हैं तो वे आपसे जरूर पूछेंगे कि वार्षिक ट्रैकर आपके फुलफिल है या नहीं है। आप उन्हें दिखाएं कि हमने दिवस 2 की गतिविधि का कार्य कर लिया है और इसलिए हमने वार्षिक ट्रैकर पर सही का निशान लगाया है। प्रतिपूर्ति यह है कि बच्चों का जो आकलन है आप अपने आप भी स्वयं अपनी एक रजिस्टर बना लें, उसमें लिखें कि किन बच्चों को इस चीज में अभी प्रॉब्लम है और किस पर हमें और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे सभी बच्चे निपुण बन सके, हम सभी बच्चों पर इक्वली मेहनत कर सके। जो बच्चे पीछे हैं उन पर थोड़ा और अधिक अभ्यास करेंगे तो वो भी बिल्कुल जल्दी से निपुण बन जाएंगे और उन्हें भी उसी लाइन में हम आराम से ला सकेंगे जिसमें बाकी बच्चे हमारे होशियार बच्चे हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आई होप कि आपको ये सारी गतिविधि समझ में आई होगी। सप्ताह 1 और दिवस 2 में किस प्रकार से आपको कलांश 1, 2, 3 का कार्य करना है। आप ये कलांश का कार्य पूरी गतिविधि के साथ करें, पूरे तन मन से करें, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपकी कक्ष में मिलने वाले हैं और हमारे बच्चे जल्दी से निपुण बनेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने ग्रुप्स में। Thank you so much.